नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला और सबसे मज़ेदार चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। मैं वादा करता हूं कि इस सेशन के बाद इस चैप्टर का कोई भी डर आपके मन में नहीं रहेगा और एग्जाम में आप पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि गर्मियों में जो दूध मम्मी रात को रखती हैं वो सुबह तक दही कैसे बन जाता है? या फिर लोहे की कोई नई चीज़ कुछ ही महीनों में भूरी क्यों पड़ने लगती है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना। इन सारे बदलावों के पीछे एक ही साइंस है और वो है केमिकल रिएक्शन। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है। फिर इन रिएक्शंस को केमिस्ट्री की भाषा में यानी इक्वेशन के रूप में लिखना सीखेंगे। इसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस करने का एक सुपर आसान तरीका देखेंगे जो एग्जाम में पक्का आता है। फिर हम रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया, ये केमिकल रिएक्शन है क्या भला? देखो, बिल्कुल आसान भाषा में समझो। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं और एक बिल्कुल नई चीज बना देती हैं जिसकी प्रॉपर्टीज मतलब जिसके गुण पहले वालों से एकदम अलग होते हैं, तो बस उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज बनती है वो है हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? तो देखो, इसके कुछ पक्के साइंस होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। जैसे हो सकता है कि चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब कोई सॉलिड लिक्विड बन जाए, या फिर रंग बदल जाए। हो सकता है कोई गैस निकले बुलबुलों के रूप में, या फिर तापमान बदल जाए, मतलब बर्तन या तो गर्म हो जाए या ठंडा। और कभी-कभी एक ऐसा सॉलिड बन जाता है जो घुलता नहीं है, जिसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब सोचो, इन रिएक्शंस के बारे में हर बार लंबे लंबे वाक्य लिखना कितना मुश्किल होगा, है ना? इसीलिए साइंटिस्ट ने एक शॉर्टकट भाषा बनाई जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, बस पूरी लंबी चौड़ी बात को सिंबल्स और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। हमेशा याद रखना, एक तीर होता है, तीर के लेफ्ट साइड पर हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पर हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये तीर हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। और हाँ, इक्वेशन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम चीजों की फिजिकल स्टेट भी बताते हैं। जैसे सॉलिड के लिए ब्रैकेट में S लिखते हैं, लिक्विड के लिए N, गैस के लिए G, और अगर कोई चीज पानी में घुली हुई है मतलब एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए AQ लिखते हैं। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इक्वेशन को बैलेंस करना। और मैं बता दूं, एग्जाम में ये 100% आएगा ही आएगा। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल लॉ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई चीज बनती है न ही खत्म होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या यानी परमाणुओं की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। समझ लो, एक तराजू है जिसके दोनों पलड़े हमेशा बराबर रहने चाहिए। चलो इसे एक एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारी इक्वेशन है Fe + H2O goes to Fe3O4 + H2। सबसे पहले दोनों तरफ एटम्स गिनते हैं। लेफ्ट साइड पर आयरन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है। राइट साइड पर आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2 हैं। ये तो बराबर नहीं है। चलो अब इसे बैलेंस करते हैं। स्टेप 1, सबसे बड़े कंपाउंड Fe3O4 को पकड़ो। इसमें ऑक्सीजन 4 हैं, तो लेफ्ट साइड पर H2O के आगे 4 लगा दो। अब इक्वेशन हो गई Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + H2। स्टेप 2, लेकिन अब लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8 हो गए, तो राइट साइड पर H2 के आगे भी 4 लगा दो। अब इक्वेशन है Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + 4H2। स्टेप 3, अब बस आयरन बचा। राइट साइड पर 3 है, तो लेफ्ट साइड पर Fe के आगे 3 लगा दो और हो गया। हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है 3Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + 4H2। अब गिनकर देखो, दोनों तरफ सब कुछ बराबर है।
बहुत बढ़िया। अब जब हम इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं, तो चलो अब देखते हैं कि ये रिएक्शंस आखिर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना। इसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल, ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं। जैसे जब कोयला यानी कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो दोनों जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। दूसरा टाइप है वियोजन अभिक्रिया, जो कॉम्बिनेशन की बिल्कुल उल्टी है। वियोजन मतलब टूटना। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटे प्रोडक्ट्स बनाता है। मतलब ए बी टूटकर ए और बी में बट जाता है। लेकिन ये टूटना अपने आप नहीं होता। इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, या तो गर्मी के रूप में, या लाइट के रूप में, या फिर बिजली के रूप में। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है किसी को उसकी जगह से हटा देना। इसमें होता क्या है, एक ज्यादा ताकतवर मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है और एक बेचारे कमजोर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे जब हम लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। चौथा टाइप है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे आप पार्टनर्स की अदला बदली या एक्सचेंज ऑफर की तरह समझ सकते हैं। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली करके दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। मतलब AB और CD मिलकर AD और CB बना लेते हैं। और इन रिएक्शंस की एक खास पहचान है कि इनमें अक्सर एक प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनता है। अब जरा दो बहुत ही खास प्रोसेसेस को समझते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ चलती हैं। ये हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो, इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन इसका ठीक उल्टा है, या तो ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। सिंपल। और जिस रिएक्शन में ये दोनों काम एक साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन निकलकर वो कॉपर बन गया, तो उसका हुआ अपचयन। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन जुड़कर वो पानी H2O बन गया, तो उसका हुआ ऑक्सीकरण। देखा, दोनों काम एक साथ हुए। चलो अब देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आती है। पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है संक्षारण। आसान भाषा में कहें तो धातुओं का खराब हो जाना। जब कोई मेटल हवा और नमी के कांटेक्ट में आता है तो उसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने लगता है और वो खराब हो जाता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। और दूसरा इफेक्ट तो हम सब ने महसूस किया है, विकृत गंधिता। अरे ये वही चीज़ है जब तेल वाली खाने की चीज़ें जैसे चिप्स या नमकीन हवा में खुली रह जाती हैं तो उनका भी ऑक्सीकरण हो जाता है। इससे उनका स्वाद और स्मेल दोनों खराब हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि खाना सील गया है, बस वही है ये। पर अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देती है। जंग से बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं या तेल लगा देते हैं, और खाने को खराब होने से बचाने के लिए, अच्छा कभी सोचा है चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो ऑक्सीजन नहीं होती दोस्तों, वो नाइट्रोजन गैस होती है जो चिप्स का ऑक्सीकरण होने से रोकती है और उन्हें एकदम कुरकुरा बनाए रखती है। तो दोस्तों, आज हमने केमिकल रिएक्शंस की पूरी दुनिया को समझ लिया है। अब आप अपने आसपास देखिए, खाना पकने से लेकर सांस लेने तक हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। याद रखिए, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी को समझने का विज्ञान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अब बिल्कुल आसान लगा होगा। अगली बार मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।